हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक टॉपिक पिछले टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था, गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो आइए आज उसी के एप्लीकेशंस हम लोग करने हैं कि गॉस की प्रमेय के क्या उपयोग हैं, हम इसकी सहायता से क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने गॉस की प्रमेय जब सिद्ध किया था तो हमने उसमें कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र को उसमें रखा था। वो था किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता E=1/4πε0 Q/r²। इस फॉर्मूले को रख करके हमने गॉस की प्रमेय को सिद्ध किया था। गॉस की प्रमेय था बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स Φe=Q/ε0, जिसमें Q पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश था और Φe उस पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स था। तो देखिए, गॉस की प्रमेय को जब आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसको आप कहीं लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहां पर जो भी आपका आवेश है या आवेश का वितरण है, जिसे हम स्रोत आवेश कह रहे हैं, और जिसके कारण आपको किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आपको उस बिंदु से होता हुआ एक काल्पनिक पृष्ठ खींचना होता है, जिसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ स्रोत के चारों ओर, स्रोत आवेश के चारों ओर खींचना जरूरी होता है। अब वो गॉसियन पृष्ठ आपका बेलन हो सकता है, सिलेंडर। अगर आवेश एक रेखा पर वितरित है, लाइन सिमेट्री, तो उस आवेश के चारों ओर जो सरफेस होगा वो सिलेंडर होगा। अगर आवेश कहीं गोली आकृति में है या बिंदु के रूप में है, तो उसके चारों तरफ किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको एक स्फेयर खींचना पड़ेगा, एक स्फेरिकल सरफेस खींचना पड़ेगा, वो गॉसियन पृष्ठ होगा। या आप किसी आवेश के चारों तरफ एक क्यूब भी बना सकते हैं, एक घनाकार आकृति भी ले सकते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ बेसिकली हमारे 3 प्रकार के हम लोग खींचते हैं। या तो हम सिलेंडर खींचते हैं यानी बेलन, या स्फेयर खींचते हैं गोला, या फिर क्यूब घन की आकृति लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होगी कि किसी भी स्रोत आवेश या जो भी हमें आवेश का वितरण दिया है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको किसी बिंदु पर ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचना चाहिए। तो आइए गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशंस से पहले आपको ये बता दूं कि गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। गॉस पृष्ठ की विशेषताएं। गॉस पृष्ठ की विशेषताएं, गॉसियन सरफेस की क्या खासियत होनी चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला ये है कि गॉसियन पृष्ठ या गाउस पृष्ठ हमेशा एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो यह एक बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है। कल्पना की जाती है इस पृष्ठ की, एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी होती है, उस बिंदु से होता हुआ एक काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं। यह एक बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है। गॉसियन पृष्ठ की विशेषताओं में पहला है कि यह एक बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है। चलिए, दूसरा नंबर है कि आपको किसी भी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या किन्हीं आवेश वितरणों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर आपको निकालनी हो, उस बिंदु से होता हुआ आपको ये पृष्ठ खींचना चाहिए। तो लिखेंगे कि जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी हो, पृष्ठ उस बिंदु से होता हुआ खींचा जाना चाहिए। उस बिंदु से होता हुआ गुजरना चाहिए या खींचा जाना चाहिए। खींचा जाना चाहिए।
यानी जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी हो, पृष्ठ उस बिंदु से होता हुआ खींचा जाना चाहिए। ठीक है, अभी इसको एक एक करके मैं आपको और भी समझा दे रहा हूं। अब देखिए, जैसे कहीं पे भी अगर आवेश आपको दिया है, कभी ऐसा होगा कि कोई आवेश दिया होगा या कोई दूसरी ऐसी स्थिति होती है कि किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण होगा। ठीक है, तो आवेश या आवेश के वितरण के चारों तरफ जो गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए वो हमेशा सममित होना चाहिए। तीसरा, इसको लिखेंगे आवेश अथवा आवेश वितरण के चारों ओर पृष्ठ के चारों ओर पृष्ठ सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक होना चाहिए। आवेश अथवा आवेश वितरण के चारों ओर पृष्ठ सममित होना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर अथवा लंबवत रहे। तो तीसरे नंबर को एक बार फिर देखिए, आवेश अथवा आवेश वितरण के चारों ओर पृष्ठ सममित होना चाहिए। अब सममित पृष्ठ दो तरह के हम लोग खींचते हैं बेसिकली, और वो हैं आपके, जैसे अगर कोई लाइन सिमेट्रिक है तो एक बेलन खींचते हैं, और अगर बिंदु सिमेट्रिक है, पॉइंट सिमेट्रिक है, तो उसके चारों तरफ जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो गोला खींचते हैं, स्फेयर खींचते हैं। तो आवेश अथवा आवेश वितरण के चारों ओर पृष्ठ सममित होना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के समांतर अथवा लंबवत रहे। जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो पृष्ठ के समांतर होगी या पृष्ठ के लंबवत होगी। ठीक है, चौथा एक नंबर हम ये कह सकते हैं कि सममित पृष्ठों को अगर हमें जानना है कि कौन से वो सममित पृष्ठ हैं, तो सममित पृष्ठों में ये दो ज्यादा यूज होते हैं। जैसे आपका पहला सममित पृष्ठों में, जैसे गोला हुआ आपका, गोला स्फेयर कहते हैं इसको, ये स्फेयर होना चाहिए, या फिर आपका बेलन होना चाहिए, बेलन को हम लोग सिलेंडर कहेंगे, ये सिलेंडर होना चाहिए, या फिर आप अथवा एक आप घनाकार भी आकृति ले सकते हैं, एक घन ले सकते हैं जिसको हम कहते हैं क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सममित पृष्ठ हैं जिनको आप आवेश स्रोत के चारों ओर खींच सकते हैं। अब जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से यहाँ पर जो भी इन तीन पृष्ठों में से जिस पृष्ठ की आवश्यकता होगी वो हम लोग वहां पर खींचेंगे। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ की ये खास विशेषताएं हैं। गॉसियन पृष्ठ हमेशा उस बिंदु से होकर के जाएगा जहां पे आपको तीव्रता ज्ञात करनी हो। ये सेकंड नंबर है, जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी हो पृष्ठ उस बिंदु से होता हुआ खींचा जाना चाहिए। दूसरा ये है कि ये एक बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है, हमेशा क्लोज होगा, तभी हम गॉस की प्रमेय लगा सकते हैं। तीसरा हमने लिखा आवेश अथवा आवेश वितरण के चारों ओर पृष्ठ जो है सममित होना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के समांतर अथवा लंबवत रहे। और सममित पृष्ठों में एग्जाम्पल आपके हैं गोला, बेलन अथवा घन। आइए अब देखते हैं, पहला एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, तब एकदम स्पष्ट हो जाएगा। रफ कर दें इसे। इसके कई एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जब हमने गॉस की प्रमेय सिद्ध किया था तो हमने कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उसमें रखा था। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो गॉस के नियम से भी हम कूलाम का नियम सिद्ध कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको ही बता देते हैं। पहला एप्लीकेशन है, हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे,
गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस आपको करने हैं कि क्या कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे और कहां कहां किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, सबसे पहला है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस फॉर्मूले से आप बहुत भली भांति परिचित हैं। ये फॉर्मूला किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कूलाम के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था, और ये फॉर्मूला आता है अगर क्यू आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो ये फॉर्मूला आता है E = 1/4πε0 Q/r²। तो इसी तीव्रता को हम लोग गॉस की प्रमेय से सिद्ध करेंगे कि ये तीव्रता E = 1/4πε0 Q/r² कैसे होती है। ठीक है, गॉस की प्रमेय से इसको हम सिद्ध करेंगे, या इसी को आप ये भी कह सकते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे करके इसको हम लिख सकते हैं कूलाम के नियम का सत्यापन। ये कूलाम का नियम, तो गॉस के नियम से आप कूलाम का नियम भी निकाल सकते हैं। ये पहला एप्लीकेशन, तीव्रता निकालेंगे और तीव्रता के बाद हम कूलाम का नियम भी कर सकते हैं। प्रश्न ये होता है कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम को प्राप्त कीजिए, तब आप कैसे करेंगे। देखिए आपको जो दिया है हुआ है वो ये दिया है, एक बिंदु आवेश है, मान लेते हैं +q है, और यहां से r दूरी पर यहां पर एक बिंदु p दिया है। ठीक है, इतना आपको दिया है, एक बिंदु आवेश हमने मान लिया O पर है q आवेश, और r दूरी पर एक दूसरा बिंदु है। आपको यहीं पे बताना है कि तीव्रता क्या होगी, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। देखिए तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉस की प्रमेय का हम उपयोग कैसे करेंगे। अब सबसे पहले आपको ये काम करना होता है, क्योंकि ये बिंदु आवेश है तो इसके चारों तरफ आपको बताया था कि जो काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं वो बिंदु P से होकर के जाना चाहिए। तो बिंदु P से होता हुआ इस प्रकार का एक आपको काल्पनिक पृष्ठ खींचना पड़ेगा ये, और इस पृष्ठ का नाम होगा गॉसियन पृष्ठ। ध्यान दीजिए ये गाउस पृष्ठ है, गाउस पृष्ठ हमेशा काल्पनिक होगा। आप कहोगे कि सर ये आपने गोला क्यों खींच दिया, तो देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट पे चार्ज है, और पॉइंट के चारों तरफ जो है वो गोला सिमेट्रिक होता है, सममित होता है। सममित का मतलब है कि इस सेंटर से गोले का पृष्ठ हर जगह r दूरी पर ही रहता है, हर जगह स्मॉल r दूरी पे रहेगा। तो यहां ले लीजिए आप r है, यहां भी r है, यहां भी r है, r है, r है, हर जगह, तो सिमेट्रिक कहलाएगा ये। तो ये गाउस पृष्ठ आपने खींच दिया। ठीक है, अब इस गाउस पृष्ठ पे जो बिंदु P लिया है, यहां पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लीजिए। एक छोटा सा पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ पे हमेशा लेना रहता है। तो छोटे पृष्ठ की दिशा आपको याद होगी, बताया था कि पृष्ठ के अभिलंबोत होती है, तो ये DA की दिशा अभिलंबोत बाहर की ओर हो जाएगी। अगर इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालें तो वो भी बाहर की ओर हो जाएगी, प्लस एक कूलाम आवेश रख के आप दिशा दिखा सकते हैं। तो आप देखिए चित्र में थीटा का मान 0 डिग्री है, E और DA एक ही दिशा में। ठीक है, अब आप ये पृष्ठ कहीं भी लेते हैं, मान लिया यहां पर आप पृष्ठ लेते हैं तो इसमें भी यहां से मिलाओगे तो E की डायरेक्शन ये होगी और DA भी इसी दिशा में होगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल DA इसी दिशा में होगा। यानी इस पूरे गोले में के प्रत्येक छोटे भाग पर कहीं भी आप लेते हैं तो E और DA एक ही दिशा में होंगे, अर्थात थीटा = 0 होगा। तो सबसे पहले क्या काम करना था आपको, बिंदु आवेश क्यों दिया था, r दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P से होता हुआ एक r त्रिज्या का आपने बंद गाउस पृष्ठ खींच लिया है। ठीक है, एक r त्रिज्या का बंद गाउस पृष्ठ खींचना होता है, सबसे पहले उस बिंदु से होता हुआ खींचना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स होता है E.DA, इसको हम फाई भी लिख सकते हैं, फाई E लिखते हैं। तो ये घिरे हुए आवेश जो इनसाइड चार्ज है, इस गॉसियन पृष्ठ के इनसाइड चार्ज है, और ε0 इनके अनुपात के बराबर होता है। ये हमारी गॉस की प्रमेय है। ये बंद पृष्ठ से फ्लक्स होता है, चलिए इसको केवल हम फाई E लिख देते हैं, बस। ये गॉस की प्रमेय देखिए आप, ये है। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, गॉस की प्रमेय आप लगाना चाहते हो, तो गॉस की प्रमेय को लगाने के लिए हमको दो चीजें हमेशा कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। एक तो आपको बताना रहेगा कि बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा है, फाई E,
ये बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स है। जो भी आप गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे वो बंद होगा, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे कितना होगा, और कितना आवेश घिरा है उस पृष्ठ से ये भी हमें निकालना होगा। तो आइए बंद पृष्ठ से पहले वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स और फिर घिरा हुआ आवेश। हमेशा दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। इन दो चीजों को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इन्हीं दोनों वैल्यूज को गॉस की प्रमेय में रख देंगे तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है। तो पहले आप ये कर सकते हो कि हमने ये लिख लिया है कि बिंदु P से होता हुआ स्मॉल r त्रिज्या का, ये r त्रिज्या का बंद गोली मतलब स्फेरिकल उसमें है, बंद गोली गाउस पृष्ठ खींचते हैं। ये काम करना होगा आपको सबसे पहले। तो लिख देंगे कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। चलिए सबसे पहले फ्लक्स ही निकालते हैं। फाई ई इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा। ये गॉसियन पृष्ठ बंद है, देखिए लिखा है बंद गोली गाउस पृष्ठ खींचते हैं, इस पृष्ठ से गुजरने वाला बंद गॉसियन पृष्ठ है, तो ये हो जाएगा ई डॉट डी ए। सबसे पहले आपको फ्लक्स निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ये बंद इंटीग्रल इसलिए किया है क्योंकि गॉसियन पृष्ठ है, बंद है, ई डॉट डी ए हमारा फ्लक्स है। अब आप चित्र का रेफरेंस लीजिए तो ई और डी ए देखिए एक ही दिशा में, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें आप रख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 1 होता है। और ई ध्यान दीजिए, हमने चूंकि इस आवेश के चारों तरफ ये सममित पृष्ठ खींचा है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब है कि यहां भी दूरी r है, यहां भी दूरी r है, यहां भी दूरी r है, हर जगह दूरी स्मॉल r है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा पृष्ठ पर वो हर जगह समान होगा, क्योंकि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर करती है। आप देख रहे हैं दूरी यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो आप ई को बाहर ले सकते हो, ई को आप यहाँ बाहर ले सकते हो। ध्यान दीजिएगा हमने ई को बाहर क्यों लिया, इसलिए बाहर लिया क्योंकि तीव्रता का परिमाण इस पूरे पृष्ठ पर एक समान है। तीव्रता का परिमाण नहीं बदल रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इस आवेश के चारों तरफ ये एक सममित पृष्ठ खींचा है, सिमेट्रिक सरफेस खींचा है, इसलिए हम ई को बाहर कर सकते हैं। और डीए क्या है, डीए एक छोटा सा क्षेत्रफल है, इस गोले के पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल है डीए। बंद इंटीग्रल डीए का मतलब है कि इस पूरे गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, बंद का मतलब पूरे गोले की बात करनी है, तो पूरे गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अगर आपने फ्लक्स निकाल लिया तो आप समझ जाइए कि आपने 3/4 काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। गॉस की प्रमेय का कोई भी एप्लीकेशन अगर आप करना चाहते हो तो उसमें वैद्युत फ्लक्स निकालना पहली प्राथमिकता है आपकी, कि हम वैद्युत फ्लक्स पहले निकालने की क्या है। और इसके बाद दूसरी चीज हम निकालेंगे कि उस गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश कितना है। पहली चीज हमने निकाली कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, ये निकाल लिया हमने। और उसके बाद दूसरी चीज अब हम ये बताएंगे कि उस गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश कितना है। तो बस आवेश और निकाल लीजिए, आवेश निकाल लेता हूं। ये गॉस की प्रमेय का पहला एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन बहुत सिंपल रखा है मैंने, बहुत ही आसान है। वैसे सभी एप्लीकेशन बहुत इजी रहेंगे। जो मेन चीज अगर वो आपको समझ आ गया कि एक्चुअल हमें गॉस की प्रमेय लगाने में हमको कौन सी दो चीजों को हमेशा कैलकुलेट करना है। पहला आपको एक गॉसियन पृष्ठ खींचना है और उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी। और दूसरा क्या होगा कि उसी गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश क्या है, कितना चार्ज एनक्लोज है, इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना चार्ज है, वो हमारा दूसरी चीज होगी। तो देखिए पहला हमने निकाल लिया है। अब आप देखिए गॉसियन पृष्ठ है, इससे घिरा हुआ आवेश वो निकाल लीजिए, तो हो जाएगा गाउस पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश। बता देंगे भाई कितना आवेश घिरा हुआ है, इनसाइड कितना है, क्यू इनसाइड। तो देखिए ये गॉसियन पृष्ठ है, इसके अंदर क्यू आवेश सेंटर पे रखा है, तो बस क्यू हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बस बहुत आसान है, घिरा हुआ आवेश क्यू हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए क्यू सेंटर पे रखा है और ये गॉसियन पृष्ठ के भीतर सेंटर पे क्यू आवेश है।
तो बस दो चीजें आ गई, अतः गॉस की प्रमेय से, ये गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय में आप रख दीजिए ये दोनों वैल्यूज जो निकाला है। गॉस की प्रमेय हमने ये पढ़ा है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस दोनों की वैल्यूज रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में आपने फ्लक्स निकाला है, इक्वेशन नंबर 2 में आपने घिरा हुआ आवेश निकाला है, दोनों रख दीजिए इसमें। ये फ्लक्स हमने निकाला है E इंटू 4πr², और क्यू इनसाइड हमने निकाला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r²। तो देखिए ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आपको याद होगा हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम के नियम में निकाली हुई थी कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q अपॉन r²। ये तीव्रता हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए, तो फिर आपको ये 3 इक्वेशंस को करना होगा। इन 3 इक्वेशन से आप तीव्रता निकाल सकते हैं। ये तीव्रता समझ रहे हैं कहां पे आई है? ये तीव्रता आई है बिंदु P पर, तीव्रता निकल आई बिंदु P पर। अब अगर इसी बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश रख दें Q0, तो यहां लिखेंगे कि बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश हमने ले लिया है Q0, हम कह देंगे इसे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, फोर्स बताना है हमें। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है F इक्वल टू Q0E पढ़ा है, ये पीछे किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी Q0 आवेश पर लगने वाले बल का ये सूत्र पढ़ा है। तो बस इक्वेशन नंबर 3 से आप E की वैल्यू रख दीजिए। तो यहां रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा Q0 अपॉन r²। तो ये आपका कूलाम का नियम है, याद करिए ये कूलाम का नियम है। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन r² है, आपने Q1 Q2 अपॉन r² पढ़ा था, वही बात है। तो अगर आपसे प्रश्न ये होता है कि गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम को सिद्ध कीजिए या कूलाम के नियम को प्राप्त कीजिए, तो बस आपको ये 4 समीकरणों में ये प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? हमने यहाँ पे क्या निकाला है? हमने गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सिद्ध किया है। और याद होगा आपको, जब हमने गॉस की प्रमेय सिद्ध किया था तो उसमें हमने कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र रखा था। तो जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र वहां पर हमने रखा था तो हमें गॉस की प्रमेय सिद्ध हो गई थी। ठीक है, और अब हम गॉस की प्रमेय को लेकर के चल रहे हैं, तो उससे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल लिया और फिर कूलाम के नियम को भी हमने सिद्ध कर लिया है। तो ये पहला एप्लीकेशन है, आप इसे कह सकते हैं कि गॉस के नियम से कूलाम का नियम प्राप्त करना या गॉस के नियम से किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। समझ गए? आइए दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं तो और समझ आएगा। फिर एक बार आपको बता दूं, गॉस की प्रमेय का जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए करते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना चाहते हैं किसी पॉइंट पे, तो अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना चाहते हो तो सबसे पहले जो आवेश आपको दिया है या जो आवेश का वितरण दिया हुआ है, आपको उसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ खींचना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, सममित होना चाहिए। किस शेप का होगा? या तो गोलीय आकृति का होगा या बेलनाकार आकृति का होगा या फिर आपका वो एक क्यूब के फॉर्म में होगा। तो आप एक गॉसियन पृष्ठ खींच लीजिए और जब गॉसियन पृष्ठ खींच जाएगा तो उस गॉसियन पृष्ठ से दो चीजें निकाल लेंगे कि भाई इस गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स कितना गुजर रहा है और इस गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश कितना है। और जब दोनों चीजें हमें पता चल जाएंगी तब हम बहुत आराम से तीव्रता की वैल्यू बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं एप्लीकेशन, तो और ज्यादा क्लियर होगा। आपको 2-3 एप्लीकेशंस जब सब पूरे बता दिए जाएंगे तो आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएंगे उसमें। अब दूसरा एक हम एप्लीकेशन ले रहे हैं, सेकंड एप्लीकेशन है इसका अनंत लंबाई के। इसको भी हमने कूलाम के नियम से किया था। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए कैपिटल ही लिख दिया है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इस तरह अब आपको दिया गया है। अब अनंत लंबाई का मतलब ये हो जाएगी, जैसे ये तो अभी हमने तार बना दिया है, ये तार है, बाकी इसकी लंबाई अनंत है, तो इसको ऐसे करके डॉटेड कर देंगे आप, ये डॉटेड कर देंगे अप टू इंफिनिटी तक है। इधर भी आप इसको डॉटेड कर दीजिए ऊपर, ठीक है। और इस पर आवेश एक समान रूप से इस प्रकार वितरित है। ये प्लस आवेश हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये धन आवेश लीजिए, ऋण आवेश लीजिए, कुछ भी। और आवेश का वितरण एक समान है, एक समान आवेश वितरण है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार पर जो आवेश का वितरण है वो एक समान वितरण है, ठीक है। तो हमने मान लिया यहां पर कि माना तार पर आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, लैम्डा है। आपको याद होगा इसकी परिभाषा बताया था कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसका यूनिट था कूलाम पर मीटर। देखिए चलिए ये आवेश हो गया। आपको काम ये करना है कि इस तार के निकट आर दूरी पर एक बिंदु P ले लिया है, ये बिंदु P है, यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहां पर कैसा पृष्ठ खींचेगा, गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, ये बात थोड़ी सी समझनी होगी, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। तो देखिए इस बार आवेश का वितरण जो है वो एक रेखा पर है, और आपको पता है कि जो बेलन होता है, बेलन की अक्ष जो होती है, अक्ष से जैसे ये बेलन की अक्ष हो गई, तो इसके चारों तरफ बेलन का पृष्ठ जो है वो सममित होता है। तो बेलन को हम लोग लाइन सिमेट्रिक कहते हैं, लाइन सिमेट्रिक यानी लाइन के चारों तरफ एक जैसी स्थिति, एक जैसा पृष्ठ, तो ये लाइन सिमेट्रिक कहलाता है। अब क्योंकि आवेश का वितरण एक रेखा पर है, लाइन पर है, तो इसके चारों तरफ जो आपको यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा वो एक बेलन खींचना होगा, एक बेलनाकार आकृति आपको इस तरह की खींचनी है, ये बेलनाकार आकृति होगी, ये एक बेलनाकार आकृति, किसी भी लंबाई का खींच दीजिए, लंबाई यहाँ पे मैटर नहीं रखती है, ये स्मॉल एल आपने कर दिया है, स्मॉल एल लंबाई हमने मान लिया है। इसको अब हम लोग बोलेंगे ये आपका गाउस पृष्ठ है, गाउस पृष्ठ या बेलनाकार गाउस पृष्ठ भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये समझ आया कि हमने इस बार लाइन के चारों तरफ बेलन क्यों खींचा। हम लाइन के चारों तरफ हम गोला नहीं खींच सकते, स्फेयर नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते? क्योंकि स्फेयर तो किसी पॉइंट के चारों तरफ सिमिलरिटी है उसकी। तो अगर आवेश किसी बिंदु के रूप में है या किसी छोटी गोली पर आवेश है, छोटी गोली के पृष्ठ पर आवेश है, तो फिर उसके चारों तरफ आपको स्फेयर ही खींचना पड़ेगा। आप लाइन पे अगर आवेश का वितरण है तो उसके चारों तरफ आप गोला नहीं खींच सकते, उसके चारों तरफ आपको बेलन खींचना पड़ेगा, क्योंकि बेलन की अक्ष जो उसका पृष्ठ होता है वो बेलन की अक्ष के सममित होता है, सिमेट्रिक होता है। अब ये भी बताया था आपको कि बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। ये बेलन है, इसमें एक ये समतल पृष्ठ होता है, एक ये समतल पृष्ठ होता है, और बीच में ये एक वक्र पृष्ठ होता है। ये 3 पृष्ठ होते हैं बेलन में। तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाला ही एक समतल पृष्ठ ले लेते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पर डीए ले लिया है, आपको बताया था इसको पृष्ठ नंबर 1 कह दिया अभी हमने। इस पर जो वैद्युत, इसमें इसकी दिशा निकालेंगे, क्षेत्रफल की दिशा, तो हमेशा आपको बताया था पृष्ठ की अभिलंबवत होती है। अगर इसी बिंदु पर इस धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो इस तरह बाहर की ओर हो जाएगी। आप देखिए ई और डीए के बीच का यहाँ पे जो एंगल आ रहा है थीटा, वो 90 डिग्री आ रहा है। तो जो पहला पृष्ठ है वहां पर ई और डीए के बीच का कोण 90 है। पहला पृष्ठ कौन सा है? समतल पृष्ठ है, ठीक है। आ जाइए दूसरे पृष्ठ पे आ जाइए, ये वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है, इसमें भी आपने एक छोटा सा पृष्ठ लिया डीए, इसकी दिशा भी ये पृष्ठ के अभिलंबवत हो जाएगी इस प्रकार डीए। और इस बिंदु पर जब इस धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो भी इसी दिशा में होगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। देखिए दोनों एक ही दिशा में है, इसको हमने पृष्ठ नंबर 2 कह दिया। तो जो दूसरा पृष्ठ है जिसे हम वक्र पृष्ठ कह रहे हैं, वहां पर ई और डीए के बीच का कोण 0 है। चलिए आइए तीसरा पृष्ठ, एक ये तीसरा पृष्ठ है समतल, यहाँ पर भी फिर एक आप तीसरा पृष्ठ ले लेंगे।
इस पे जो डीए की दिशा आप दिखाइए, तो डीए की दिशा इस तरह हो जाएगी, अभिलंबोत बाहर की ओर। और यहां पर इस धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र लेंगे तो वो भी इस दिशा में होगा। आप देखेंगे कि एक बार पुनः ई और डीए के बीच का वो कोण 90 हो जाएगा। इसको हमने प्रश्न नंबर 3 कह दिया है। यहां पे भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, उस गॉसियन पृष्ठ से आपको फ्लक्स चाहिए, और फ्लक्स जब आपको निकालना है तो फ्लक्स होता है इंटीग्रल ई डॉट डीए। तो ई और डीए के बीच का कोण निकालना है आपको। अब क्योंकि बेलन है, बेलन में आपके 3 पृष्ठ होते हैं, एक ये पृष्ठ है, एक ये पृष्ठ है, एक ये है, 2 समतल एक वक्र पृष्ठ होता है। तो आपको इस प्रकार करना है। ठीक है, ये पूरा चित्र कंप्लीट हो गया। तो अब आप देखिए, हमने ये माना था, यहां से हमने शुरुआत किया था डेरिवेशन की, तार पर आवेश का रेखीय घनत्व तो लैम्डा है। ठीक है, रेखीय घनत्व तो लैम्डा का मतलब है कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, या तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश लैम्डा होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ गॉसियन पृष्ठ जो खींचा है तो ये लिख देते हैं कि तार के निकट स्मॉल आर दूरी पर हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तार के निकट स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P से होता हुआ स्मॉल आर त्रिज्या हुआ एल लंबाई का एक बंद बेलनाकार सिलिंड्रिकल एज बार बेलनाकार गाउस पृष्ठ खींचते हैं। जिस बिंदु पर आपको तीव्रता निकालनी होती है वहां से होता हुआ हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी थी, तो बिंदु P से होता हुआ हमने एक सिलेंडर खींच दिया है, ये एल लंबाई है, ये खींच दिया। हो गया, बेलनाकार गाउस पृष्ठ खींच गया। तो बस अब आप लिख दीजिए कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बताएंगे पहले फ्लक्स कितना होगा, फाई ई। देखिए गॉसियन पृष्ठ हमेशा बंद होता है, तो ये हमने कर दिया बंद इंटीग्रल ई डॉट डीए, इस तरह लिखेंगे। इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा बंद इंटीग्रल ई डॉट डीए, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ हमेशा बंद होता है। अब यहाँ पे जो हमने सिलेंडर लिया है गॉसियन पृष्ठ, उसमें 3 पृष्ठ हैं, तो इसको आप 3 बार लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बार ई डॉट डीए कर दिया, फिर अगला हमने ई डॉट डीए कर दिया, अभी नीचे मेंशन भी कर रहे हैं, इसके लिए वो है ई डॉट डीए कर दिया। ये 3 पृष्ठों से मिलकर के बना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे सर्किल नहीं लगा सकते, ये इसलिए नहीं लगा सकते कि ये तो मतलब है कि बंद आकृति, तो बंद आकृति बेलन है। अब ये बेलन का पहला पृष्ठ है, देखिए पृष्ठ नंबर 1 है, तो वो समतल है, तो यहाँ हमने लिख दिया समतल 1। ये समतल पृष्ठ है, समतल 1 कर दिया। दूसरा पृष्ठ देखिए वो वक्र है, तो इसको हमने लिख दिया वक्र, और इसको नंबर 2 कह दिया। और तीसरा जो है फिर हमने कह दिया समतल है, और वो है आपका पृष्ठ नंबर 3। तो ये जो समतल पृष्ठ है, या जो वक्र पृष्ठ है, या जो ये समतल है, अगर इनको हम अलग अलग कंसीडर करें तो ये बंद पृष्ठ नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप सर्किल नहीं लगाएंगे, सर्किल यहाँ लगेगा। ये सर्किल का मतलब है पूरा बंद पृष्ठ है, लेकिन ये हमने 3 पृष्ठों में इसको बटा हुआ मान लिया है। तो बेलन जो है वो 3 पृष्ठों से मिल करके बना है, तो ये आपको करना है। ठीक है, अब आ जाइए, बताया आपको कि अगर वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया तो 3/4 काम आपने कंप्लीट कर लिया। और बस वैद्युत फ्लक्स निकालने में बस हम 2 ही स्टेप दूर हैं, बस देखते हैं। अब समतल पृष्ठ बताइए, जो पहला समतल पृष्ठ है, ये पहला समतल पृष्ठ है। यहाँ पर ई और डीए के बीच का एंगल 90 डिग्री है क्या, तो इसको खोल दीजिए, तो इसको एक्सपैंड करोगे तो जो पहला पृष्ठ होगा ये समतल 1 जिसे हमने कहा है, ये समतल 1, तो ये हो जाएगा आपका ई डीए कॉस 90। 90 क्यों हुआ भाई, पहले पृष्ठ पे देखिए ई और डीए के बीच का ये एंगल कितना है, 90 है। चलिए वक्र पृष्ठ पे आइए जरा, दूसरा जो आपने वक्र लिखा है नंबर 2, यहाँ वक्र पे आइए तो देखिए ई और डीए एक ही दिशा में है, तो ये हो जाएगा आपका ई डीए कॉस 0। समझ आया। तीसरा देखिए आप, फिर तीसरा भी समतल पृष्ठ है, उसको समतल 2 कह दिया है हमने, समतल 3 कहा है। दूसरा समतल है लेकिन पृष्ठ नंबर 3 हमने दिया है इसे,
इसलिए इसको समतल 3 कह दिया। यहां पे भी देखिए थीटा का मान 90 है, तो ये हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस 90। अब कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा कॉस 90 0। तो दोनों समतल पृष्ठों का फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। समझ रहे हैं क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो ऐसे करके अभी लंबवत बाहर जा रही हैं, तो ये तल तो उसी के समांतर है ना। तो अगर तल समांतर है तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं और तल का जो अभिलंब है उनके बीच का कोण 90 होगा, उससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो बस केवल वक्र पृष्ठ आपको बचा, तो वक्र पृष्ठ वाले को ले आइए, यहाँ पे लिख दीजिए वक्र, और मिलेगा बस केवल ई डी ए। ये आ गया वैद्युत फ्लक्स, cos 01 हो गया। नंबर 2 कर लीजिए इसे। अब आप देखिए ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यही निकालनी है आपको। यहां पर जो हमने लिया है, जैसे ये अगर बेलन की अक्ष है तो इससे आर त्रिज्या पे बेलन का पृष्ठ हर जगह आर त्रिज्या पर है। आर त्रिज्या का मतलब है कि आर दूरी पर समान रूप से उसका पृष्ठ है। इस वायर से आर दूरी पर समान रूप से पृष्ठ की दूरी आर है। तो अगर पृष्ठ की दूरी स्मॉल आर है तो आप कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहेगी। तो आप ई को बाहर निकाल सकते हो, तो आपने इसको ई को बाहर कर लिया, तो ये आ गया डी ए केवल। समझ आया ई बाहर क्यों है? ई बाहर इसलिए है क्योंकि आपने बेलन को सममित पृष्ठ कहा है, सिमेट्रिक सरफेस है ये। सिमेट्रिक सरफेस होने पे ही ई बाहर आएगा, और जब तक ई बाहर नहीं आएगा, ई बाहर आएगा तभी ई का मान निकलेगा। अगर इंटीग्रल के बाहर ई ना निकल पाएगा, अगर ई बाहर ना आ पाए, ई कब बाहर नहीं होगा? जब ई बदल रहा हो, और अगर ई बदल रहा होगा तो फिर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना निकाल पाओगे। तो इसलिए ई नियत होना जरूरी है। तो ई इसीलिए नियत है पृष्ठ पर, क्यों? क्योंकि यहां से दूरी आर जो है पृष्ठ की वो बराबर है हर जगह। और ये डीए क्या है? वक्र पृष्ठ है। डीए देखिए वक्र पृष्ठ पे एक छोटा सा पृष्ठ है, डीए वक्र पृष्ठ पे एक छोटा सा पृष्ठ है, और उसका इंटीग्रल डीए दिया है। इंटीग्रल का मतलब है कि पूरा वक्र पृष्ठ, पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। पढ़ा है आपने बेलन का वक्र पृष्ठ, परिधि गुणे ऊंचाई होता है। 2 पाई आर बेलन की परिधि है और एल उसकी ऊंचाई है। तो ये वैद्युत फ्लक्स आ गया। इतना कर लिया, समझ जाइए 3/4 काम आपने कर लिया। गॉस की प्रमेय की एप्लीकेशन में अगर आपने फ्लक्स निकाल लिया तो 75% काम आपने कर लिया, 75%। और बाकी का जो बचा 25% है उसमें बहुत थोड़ा 1-2 काम और करना है। अब एक दूसरा काम क्या करना है? फ्लक्स निकल आया, दूसरी चीज हमें बतानी होगी कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसके भीतर कितना आवेश है, कितना आवेश घिरा है। देखिए यहां से शुरू होता है गॉसियन पृष्ठ, यहां तक है, ये है, तो इसके भीतर आपको बताना है कितना आवेश है। तो हमने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा है लैम्डा। तो लैम्डा क्या होता है? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। लैम्डा होता है एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। तो यहां लिखेंगे चूंकि एकांक, ये एकांक कर दिया, चलिए लिख देते हैं एकांक। ये चूंकि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या होता है? लैम्डा। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश नहीं लिखा है, मतलब वही है, लैम्डा है। तो इसलिए आपको एल लंबाई में बताना है। गॉसियन पृष्ठ की लंबाई तो एल ही है ना, तो एल लंबाई में आप बता दीजिए कितना हो जाएगा, तो लैम्डा एल हो जाएगा। तो यही उपस्थित आवेश हो जाएगा, तो इसलिए क्यू बराबर आ गया लैम्डा एल। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। घिरा हुआ आवेश इस तरह निकालना है आपको। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश हमें पता है लैम्डा, लैम्डा को हम एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश कहते हैं, या आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, इंग्लिश में लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो अगर आपको एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश पता है तो आपसे पूछें एल लंबाई में कितना होगा, तो एल से मल्टीप्लाई कर देना है बस सिंपली। तो इस गॉसियन पृष्ठ की जो लंबाई है वो एल है, तो एल लंबाई में उपस्थित आवेश लैम्डा एल हो गया। तो दोनों चीजें निकल आई। अब जानते हैं कितना काम हो गया है? 95%। 20% ये काम कर लिया, 75% यहां तक, 20% यहां तक, और बाकी का जो बचा 5% उसमें आपको इन दोनों वैल्यूज को गॉस की प्रमेय में रख देना है। रख देते हैं, रफ कर दें ऊपर वाला। चलिए देख लीजिए, इसलिए गॉस की प्रमेय से कर लीजिए। ये गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय में रख करके 5% का काम और करना है आपको। 1/ε0 इंटू क्यू इनसाइड। इनसाइड का मतलब वही गॉसियन पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ आवेश चाहिए आपको। तो बताइए भाई वैद्युत फ्लक्स कहाँ निकाला है? ये निकाला है।
ये हो गया E इंटू 2πRL कर लिया, और 1/ε0 रहेगा। क्यों? इनसाइड कितना है? गिरा हुआ आवेश आपने जो निकाला है ये इनसाइड आवेश ही है, लैम्डा एल हो गया। बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एल से एल काट सकते हैं, काट दीजिए। तो बस E की वैल्यू यहां से आ जाएगी λ/2πε0r, ये 2πε0r ये आ गया। या इसी को अगर आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं 1/4πε0 2 λ/r। याद होगा हमने इसको कूलाम के नियम से भी सिद्ध किया था, कूलाम के नियम से भी सिद्ध किया था, और बड़ा लंबा चौड़ा था जब इसको डिराइव किया गया था। यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। एक्चुअली 1/4πε0 की वैल्यू आपको हमेशा पता होती है, तो इसलिए जो है ऐसा किया है कि ताकि आप आसानी से यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू रख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू, आर की वैल्यू रख करके आप ई बता देंगे। तो ये चीज हमने कूलाम के नियम से भी सिद्ध किया था। आपको याद होगा हमने अनंत लंबाई का आवेशित तार लिया था, फिर इस बिंदु पर, यहां से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, उसके 2 कंपोनेंट लिए थे, फिर इधर से उसी पॉइंट को मिलाया था, उसके भी 2 कंपोनेंट हुए थे, जिसमें जो आपके वर्टिकल कंपोनेंट थे वो कट गए थे, सब एक दूसरे को काटते चले जाते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबके थे वो जुड़ते चले जाते हैं। और फिर उसको इंटीग्रेट किया था हमने -∞ से +∞, या -π/2 से +π/2, तब भी यही तीव्रता हमने निकाली थी। लेकिन यहां तीव्रता निकालना बहुत आसान है। यहां तो आपको गॉस की प्रमेय लगाना है, केवल 2 ही चीजें निकालना है। एक तो बंद पृष्ठ से फ्लक्स बताना है कितना निकल रहा है, और दूसरा बताना है कि उसी बंद पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश कितना है। अगर इसको वेक्टर में आप लिखना चाहते हो तो वेक्टर में इस तरह लिख सकते हो 1/4πε0, और ये 2 λ/r। r देखिए ये है, त्रिज्या ये है, तो E की दिशा भी आप देखिए तो इसी दिशा में, बाकी वाले तो 0 हो गए हैं, इसी दिशा में, तो इसको आप यहाँ पे r कैप कर सकते हो। r कैप जो है ये त्रिज्य वेक्टर को प्रदर्शित करता है, ये r कैप जो है त्रिज्य वेक्टर को। तो इस आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो त्रिज्य प्रवाह उसका होगा, रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियस की डायरेक्शन में बाहर की तरफ। तो अगर ये आवेश है, इस प्रकार का आवेश का वितरण है रेखा पे, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे बाहर की ओर, यहाँ पे निकालेंगे तो आपकी तरफ, इधर से देखेंगे तो इस साइड, इधर से देखेंगे तो मेरी तरफ, त्रिज्य प्रवाह रहेगा इसका बाहर की ओर। तो वेक्टर में भी आप इस तरह दिखा सकते हैं न्यूटन पर कूलम, ये इतना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा। एप्लीकेशन गॉस की प्रमेय के बहुत ही आसान है। आपको 2 चीजें हमेशा कैलकुलेट करना, मैं बार बार करता हूं। ये कैलकुलेट करने से भी पहले एक और महत्वपूर्ण काम कर जाना है, वो है कि जो भी आवेश आपको दिया है, चाहे वो आवेश का वितरण इस प्रकार हो, चाहे कहीं आवेश दिया हो, या आवेश का वितरण इससे भी अलग हो सकता है, तो सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ खींचना है। गॉसियन पृष्ठ हमेशा बंद पृष्ठ होगा, सममित होगा, सिमेट्रिक होगा। जब गॉसियन पृष्ठ खींच जाए, तो जब गॉसियन पृष्ठ खींच गया तो बस 2 काम आपको कैलकुलेट करने होते हैं। एक तो उस गॉसियन पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, और दूसरा ये बताना पड़ता है कि गॉसियन पृष्ठ से कितना आवेश घिरा है। जब दोनों चीजें आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो इनको उठा के गॉस की प्रमेय में रख देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बाकी आप इसकी एक बार और फिर से प्रैक्टिस करिए, रिवाइंड करिए वीडियो को, फिर से देखिए। और अभी इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।